दोस्तों, आज जो मूवी हम आपको लेकर आए हैं वह इतिहास के पन्नों में दर्ज एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की है, जब अलाइड फोर्सेस मिलकर जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे। सोवियत यूनियन भी जर्मनी के खिलाफ जंग में उतर चुका था, लेकिन उन्हें हथियारों की सख्त जरूरत थी। इसीलिए सभी मित्र देश मिलकर कुछ मालवाहक जहाजों के जरिए हथियारों की सप्लाई करवाते हैं, जिन्हें रूस तक पहुंचने में लगभग 12 दिन का समय लगने वाला था। जहाजों पर काम करने वाले सभी लोग आम नागरिक थे, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती जर्मन्स की यू बोट्स और पनडुब्बियां थीं। कहानी की शुरुआत सन 1942 से होती है और हम जहाजों के एक काफिले को देखते हैं, जिनका समंदर में आज चौथा दिन है। तभी उनमें से एक जहाज पर काफी हलचल नजर आती है, जिसके बाद सभी लोग डेक की तरफ भागते हैं। पता चलता है कि 11 नंबर जहाज से लैंप सिग्नल आ रहा है, जिन्होंने एक जर्मन यू बोट को देखा है। जिसके बाद कैप्टन अपने गनर को अलर्ट करता है और तभी अचानक एक जहाज पर हमला होता है, जो एक बड़े धमाके के साथ नष्ट हो जाता है। ये देखकर बाकी सेलर्स भी डर जाते हैं। फिर उसी समय वहां एक ब्रिटिश प्लेन उनकी हिफाजत के लिए आता है, जो ऊपर से बॉम्ब गिराकर उस पनडुब्बी को वहां से खदेड़ देता है। अब अगले दिन हम जहाज के कैप्टन स्कार को देखते हैं, जो रेडियो ऑपरेटर रेगनहिल्ड के साथ आगे का प्लान तैयार कर रहा था। तभी रेगनहिल्ड कैप्टन से कहती है कि ये सेकंड रेडियो ऑपरेटर तो बिल्कुल गधा है, हमें इसे बदल देना चाहिए। कैप्टन कहता है कि नहीं, ये सबसे अच्छा मोर्स कोड पढ़ता है। जिसके बाद रेगनहिल्ड उसका टेस्ट लेती है और मोर्स कोड में उसे गधा कहती है, जिसे वह आसानी से पढ़ लेता है। वहीं हम जहाज के नए वाइस कैप्टन मार्क को देखते हैं, जो सभी क्रू मेंबर्स के साथ खुद का इंट्रोडक्शन करवाता है। फिर कैप्टन और वाइस कैप्टन साथ में बैठकर चाय पीते हैं। आज समंदर में इन्हें 7वां दिन था। कैप्टन रेगनहिल्ड से कहता है कि ये उप कप्तान मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसीलिए तुम उस पर नजर रखना। अब एक शाम रेगनहिल्ड जब हेडफोन्स लगाकर लेटी हुई थी, तो उसे रेडियो पर सिग्नल मिलता है। रेगनहिल्ड तुरंत उस मोर्स कोड को पेपर पर नोट कर लेती है और कैप्टन को बुलाकर वह मैसेज दिखाती है, जिसे पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल ये मैसेज ब्रिटिशर्स की तरफ से था, जिसमें लिखा था कि काफिले को भंग किया जाता है और सभी जहाज रसियन बंदरगाह की तरफ लौट जाएं। यानी कि ब्रिटेन ने अपनी सैन्य सुरक्षा वापस ले ली थी, इसीलिए कोई भी जहाज बिना मदद के आगे नहीं जा सकता था। तभी वाइस कैप्टन पूछता है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। रेगनहिल्ड कहती है कि हो सकता है जर्मन युद्धपोत हमारी तरफ आ रहे हों। कैप्टन कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती उत्तरी नॉर्वे में जर्मन्स का एयरबेस है, हम कहीं से भी जाएं, उनके प्लेन के दायरे में ही होंगे। जिसके बाद कैप्टन मॉर्क से उसकी राय पूछता है। वाइस कैप्टन कहता है कि हमें आइलैंड वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि बिना मिलिट्री सपोर्ट के हम रूस तक नहीं जा सकेंगे। जहाज का इंजीनियर कहता है कि वाइस कैप्टन ठीक कह रहे हैं, ऊपर से हमारे जहाज के इंजन में भी खराबी है, जो कहीं भी बीच रास्ते में बंद पड़ सकता है। लेकिन कैप्टन के दिमाग में तो कुछ और ही प्लान चल रहा था। वह कहता है कि हमारे मित्र देश को हथियारों की जरूरत है, इसीलिए हम उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हम वो काम करेंगे जिसके बारे में जर्मन सोच भी नहीं सकते। हालांकि कैप्टन के इस फैसले से कोई भी खुश नहीं था। मॉर्क पूछता है कि आप बाकी लोगों से क्या कहेंगे। कैप्टन कहते हैं कि उन्हें उतना ही बताएंगे जितना उन्हें जानने की जरूरत है। अब सभी मालवाहक जहाज काफिले से अलग हो जाते हैं, लेकिन ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं। अब 8वें दिन इन्हें 4 अलग अलग जहाजों से डिस्ट्रेस सिग्नल मिलता है, जिन पर शायद टॉर्पीडो से हमला हुआ है और वो डूब रहे हैं। लेकिन मानो कैप्टन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह गति को बनाए रखने की कमांड देता है। तभी उन्हें डूबता हुआ एक जहाज नजर आता है, जिसके ऊपर बैठे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। जिसके बाद वाइस कैप्टन मदद के लिए उनकी तरफ जाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि ये लोग उस डूबते हुए जहाज तक पहुंच पाते, तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें जहाज पर मदद के लिए चिल्ला रहे सभी लोग मारे जाते हैं। ये देखकर कैप्टन जल्दी से जहाज की रफ्तार कम करके उसे दाएं घुमाने के लिए कहता है और दूरबीन से देखने पर पता चलता है कि जर्मन्स ने पानी के अंदर माइंस बिछा रखी हैं। जिसके बाद जहाज को पूरी तरह से रोक दिया जाता है। फिर कैप्टन कहते हैं कि हमें किसी को नीचे उतारना होगा, जो तैरकर माइंस को जहाज के रास्ते से अलग हटा सके। कैप्टन इस काम के लिए सबसे कम उम्र के लड़कों को चुनता है, जिनमें से एक वह रेडियो ऑपरेटर इसैक्सन भी शामिल था। अब ये लोग लाइफ जैकेट पहनकर रस्सी के सहारे नीचे उतरते हैं और बड़ी ही सावधानी के साथ छड़ी से माइंस को हटाने लगते हैं। तभी इसैक्सन जिस रस्सी से लटका हुआ था, वह अचानक खुल जाती है और वह पानी में गिर जाता है।
फिर ये लोग मदद के लिए रस्सी को नीचे फेंकते हैं, लेकिन इसेक्सन उस रस्सी को नहीं पकड़ पाता और जहाज से काफी पीछे छूट जाता है। वह मदद के लिए चिल्लाता रहता है, लेकिन माइंस के बिछे होने की वजह से ये लोग जहाज को नहीं रोकते और इसेक्सन कोहरे में कहीं गुम हो जाता है। कैप्टन कहता है कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन उसके इस फैसले से सभी क्रू मेंबर्स हैरान थे। तभी मॉर्क कैप्टन पर गुस्सा करता है और कहता है कि अगर अगली बार ऐसा काम करवाना हो तो खुद कीजिएगा। तुमने जहाज और माल तो बचा लिया, लेकिन उस बच्चे का क्या जो डूब गया। कैप्टन कहता है कि मेरा काम ऐसे ही सख्त फैसले लेना है। अगर तुम्हारे हिसाब से चलते तो अब तक हम सब डूब चुके होते। अब हम देखते हैं कि इस हादसे की वजह से सब लोग सदमे में हैं। फिर कैप्टन खाना लेकर जहाज के इंजन रूम में जाता है और एरिक से पूछता है कि जहाज की क्या स्थिति है। एरिक बिना कुछ बताए कहने लगता है कि मैं ये जहाज छोड़ना चाहता हूँ। कैप्टन कहता है कि यहाँ कोई भी अपनी मर्जी से नहीं है, इसीलिए तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। अगर इंजन फेल हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। बस इस बार हमें सही सलामत मुरमुन्स तक पहुँचा दो, उसके बाद मैं तुम्हें छुट्टी पर भेज दूंगा। एरिक इस बात पर राजी हो जाता है और बताता है कि अगर हम धीमी गति से चलते रहें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगले दिन एक क्रू मेंबर इसेक्सन का सामान लेने कंट्रोल रूम में आता है और रैगनहिल्ड से कहता है कि यहाँ और किसी को मोर्स कोड पढ़ना नहीं आता, इसीलिए अब से तुम्हें ही उसे पढ़ना होगा। हालांकि इसेक्सन के जाने से रैगनहिल्ड भी काफी दुखी थी। तभी उस क्रू मेंबर के हाथ से इसेक्सन की डायरी नीचे गिर जाती है, जिसके अंदर दूसरे जहाजों से मिले वार्निंग मैसेज थे, लेकिन कैप्टन ने सभी क्रू मेंबर्स को असली सच नहीं बताया था। तभी वाइस कैप्टन स्कार के केबिन में आता है और बताता है कि मिलिट्री सिक्योरिटी हटने की बात फैल गई है, इसीलिए इस मामले को अब तुम ही हैंडल करो। फिर कैप्टन अपनी गन लेकर क्रू मेंबर्स के पास जाता है और देखता है कि सब लोग काफी भड़के हुए हैं, लेकिन स्कार उन्हें किसी तरह समझा लेता है। अब जहाज पर आज इन्हें 9वां दिन था। ये लोग काफी दूरी तय कर चुके थे। तभी इन्हें 23 नंबर जहाज से डिस्ट्रेस सिग्नल मिलता है, जिस पर शायद हमला हुआ है, लेकिन कोई भी कोऑर्डिनेट्स मिलने से पहले कनेक्शन टूट जाता है। फिर कुछ समय बाद ये लोग देखते हैं कि वह जहाज अब डूबने वाला है। इसी बीच मॉर्क और स्कार के बीच बहस हो जाती है और तभी एक जर्मन प्लेन इनके ऊपर मंडराने लगता है, जो हमला करने के लिए तेजी से इनकी तरफ बढ़ता है। फिर कैप्टन सभी लोगों को डेक से नीचे भेज देता है, जबकि गनर जोहान और सिगार्ड उस प्लेन को गिराने में जुट जाते हैं, लेकिन जर्मन प्लेन उन पर गोलियों की बौछार कर देता है, जिसमें जहाज को काफी नुकसान पहुंचता है। वहीं डेक पर मौजूद एक क्रू मेंबर एविंसन बहुत ज्यादा डर जाता है और इससे पहले कि वह प्लेन उन पर दोबारा हमला करता, मॉर्क अपनी जान जोखिम में डालकर उसे वापस लेने डेक पर जाता है। लेकिन तब तक जर्मन्स उन पर दोबारा हमला करते हैं, जिसमें एविंसन को गोली लग जाती है और वह मौके पर ही मारा जाता है। फिर सब लोग आग बुझाने की कोशिश करते हैं। उधर वाइस कैप्टन वापस जाकर देखता है कि कैप्टन स्कार जख्मी हो गए हैं और उनकी हालत काफी गंभीर है। ये लोग उन्हें केबिन में लेकर जाते हैं, जहां रैगनहिल्ड मॉर्फिन का इंजेक्शन देती है और उनके पेट से लोहे का टुकड़ा निकालकर जख्म को सिल देती है। लेकिन जर्मन प्लेन ने अभी तक उन पर हमला करना बंद नहीं किया था। जोहान बार बार उसे गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम हो जाता। लेकिन इस बार उसका निशाना सही जगह पर लगा था और गोली लगते ही प्लेन क्रैश होकर पानी में गिर जाता है। हालांकि जहाज पर सभी लोग काफी चिंतित और डरे हुए होते हैं। वहीं कैप्टन की हालत में भी ज्यादा सुधार नहीं था। मॉर्क कहता है कि जब तक ये बेहोश हैं, तब तक जहाज का कप्तान मैं हूँ और हम आइसलैंड वापस लौटकर सभी की जान बचा सकते हैं। तभी रैगनहिल्ड कहती है कि इस काम के लिए तुम गिरफ्तार हो सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, और लार्स भी उसका साथ देने से मना कर देता है। फिर मुर्क अपना अगला दांव खेलता है और कैप्टन को बेहोश रखने के लिए उन्हें फिर से इंजेक्शन दे देता है, ताकि वह खुद जहाज की कमान संभाल सके। फिर वह जैकेट से चाबियां निकालता है और स्कार की गन को लॉकर में रखकर केबिन को बाहर से लॉक कर देता है, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति कैप्टन तक ना पहुंच सके। इसके बाद वह इंजन रूम में जाकर एरिक से मिलता है और पूछता है कि अब तक इंजन चालू क्यों नहीं हुआ। एरिक बताता है कि फुल स्पीड से चलने के कारण इंजन खराब हो गया है, बस हम धीमी गति से कुछ ही दूर तक जा सकते हैं। इसके बाद इंजन को ठीक करने के लिए जहाज को बंद करना पड़ेगा, जिसमें 12 से 14 घंटे लगेंगे। फिर कैप्टन कमांड रूम में आकर रैगनहिल्ड से मिलता है, जो बताती है कि हमें अभी भी डिस्ट्रेस सिग्नल मिल रहे हैं। पता नहीं अब कितने जहाज बचे हैं। अगर हम ऐसे ही धीमी गति से चलते रहे तो जर्मन्स हमें डुबो देंगे। अब मुर्क को कुछ सूझ नहीं रहा था। उसके आइलैंड लौटने का प्लान भी फेल हो चुका था।
फिर अचानक मैप को देखने के बाद उसे कुछ याद आता है और काफी कैलकुलेशन करने के बाद वह जहाज को उत्तर दिशा की तरफ मुड़वा देता है। इसके बाद वह सभी क्रू मेंबर्स को डेक पर बुलाता है और कहता है कि जर्मन्स की वजह से हमें काफी नुकसान हुआ है। एमिंसन भी हमारे बीच नहीं रहा और कैप्टन की हालत भी खराब है। शायद इंजन भी कुछ समय बाद बंद पड़ जाएगा, लेकिन हमने अभी भी उम्मीद नहीं हारी है। हम लोग उत्तर की ओर जाने वाले हैं, जो जर्मन प्लेन के दायरे से बिल्कुल बाहर है। बर्फ की मोटी चादर में यू बोट्स किसी काम की नहीं रहेंगी, लेकिन हमें जहाज की मरम्मत करने का समय मिल जाएगा ताकि जहाज न डूबे। फिर सभी लोग मिलकर एविंसन को अंतिम विदाई देते हैं, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने केबिन में लौट जाते हैं। वहीं हम जोहान और सिगार्ड को देखते हैं। जोहान अपने हाथ पर टैटू बना रहा था क्योंकि आज उसने 9वां प्लेन मार गिराया है और वह हर एक प्लेन के लिए अपने हाथ पर एक लाइन ड्रॉ करता है। आज सफर पर निकले हुए इन्हें 12वां दिन था। जहाज उस ठंडे एरिया में दाखिल हो चुका था जहां जर्मन प्लेन्स नहीं आते थे। यहाँ चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर थी। इसी बीच मार्क कैप्टन के केबिन में जाकर उन्हें फिर से बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। फिर वह एरिक से पूछता है कि और कितना टाइम। एरिक गुस्से में कहता है कि नहीं पता मुझे, जितना लगना होगा लगेगा। फिर वह ऊपर डेक पर आ जाता है और देखता है कि जोहान मशीन गन से बर्फ हटा रहा है जो पूरी तरह जम चुकी है। मार्क कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम उत्तर में हैं, यहाँ कोई भी जर्मन प्लेन नहीं आता। तभी रैगनहिल्ड कहती है कि तुमने यहाँ आकर अच्छा किया, इंजन ठीक होने तक क्रू आराम भी कर लेगा और शायद हमें रशियन एयर सपोर्ट भी मिल जाएगा। मार्क कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने पहले भी उनका इंतजार किया है। मैं 15 लोगों के साथ एक लाइफ बोट में था। मुझे लगा कि शायद रशियंस हमारी मदद करेंगे। वहां से कई जहाज गुजरे, लेकिन हमारी मदद किसी ने भी नहीं की, जिसके कारण सब लोग ठंड से जमकर मर गए। केवल हम 4 लोग ही बच पाए थे। लेकिन रैगनहिल्ड कहती है कि इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इतने दिनों बाद उन्हें हमारे जहाज की उम्मीद नहीं होगी। आज इन लोगों को जहाज पर 13वां दिन था और तभी मॉर्क देखता है कि कैप्टन अपने केबिन से गायब हैं। जिसके बाद वह घबराया हुआ लॉर्ड्स के पास जाता है और कहता है कि स्कार मिल नहीं रहे हैं, तुम ऊपर देखो और मैं नीचे जाता हूँ। फिर ये लोग पूरे जहाज पर कैप्टन को तलाशने लगते हैं। तभी मॉर्क जहाज के सबसे निचले हिस्से में पहुंचता है, जहां रूस को सप्लाई होने वाले हथियार रखे हुए थे। फिर अचानक उसे कुछ आहट सुनाई पड़ती है और वह पीछे मुड़कर देखता है तो कैप्टन गन लिए बैठे थे। फिर मॉर्क डरा सहमा कैप्टन के नजदीक जाता है और कहता है कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बस मैं चाहता था कि तुम्हें कोई परेशान ना करे। फिर वह जहाज की सारी चाबियां स्कार को वापस लौटा देता है। तभी रैगनहिल्ड आकर बताती है कि यहाँ एक जर्मन प्लेन है। जिसके बाद मॉर्क वापस से डेक पर जाकर देखता है और वहाँ मस्ती कर रहे सभी लोगों को नीचे भेज देता है। फिर कैप्टन भी डेक पर आ जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी गनर को तैयार करो। मॉर्क बताता है कि गन जम गई है, इसीलिए उसे चलाया नहीं जा सकता। तभी कैप्टन को याद आता है कि हमारे पास 3 बोफोर्स तोप भी हैं, जिन्हें ये लोग रूस लेकर जा रहे थे। लेकिन मुसीबत ये थी कि बिना क्रेन के तोप को ऊपर ले जा पाना असंभव था, इसीलिए इसे कार्गो हैच से ही चलाना पड़ेगा। फिर ये लोग तोप को हैच के बीच में लेकर आते हैं ताकि नीचे से ही प्लेन पर निशाना लगाया जा सके। उधर मॉर्क देखता है कि मौसम साफ हो रहा है, ऐसे में जर्मन्स उन्हें आसानी से ढूंढ लेंगे। फिर अचानक उसे एक आइडिया आता है और ये लोग जहाज के ऊपरी हिस्से को सफेद पेंट से रंगना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सफेद बर्फ में वो लोग इन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। साथ ही सफेद चादरों से जहाज के कुछ हिस्सों को ढक दिया जाता है ताकि ऊपर से देखने पर सब कुछ सफेद ही दिखाई पड़े। वहीं नीचे तोप भी तैयार थी, लेकिन प्लेन पर हमला करने के लिए उन्हें एक ही मौका मिलेगा। अगर निशाना चूका तो सब मारे जाएंगे। तभी ऊपर निगरानी कर रहा लॉर्स बताता है कि मुझे प्लेन दिखाई पड़ रहा है, वो हमसे लगभग 5 माइल दूर है, जो अब हमारी तरफ ही आ रहा है। तभी मार्क कहता है कि अगर उन्होंने हमें देख लिया है तो वो दूसरे प्लेन्स को भी खबर करेंगे। कप्तान कहता है कि ये जरूरी नहीं है। फिर वह लॉर्स से पूछता है कि हमारी तरफ कितने प्लेन आ रहे हैं। लॉर्स बताता है कि 1 है। मॉर्क कहता है कि वो हमें देख नहीं पाए, इसीलिए हमें तोप नहीं चलानी चाहिए। कप्तान कहता है कि यहाँ खड़े होकर बकवास मत करो, प्लेन हमारी तरफ ही आ रहा है और वो लोग हम पर हमला जरूर करेंगे। अब रैगनहिल्ड भी मार्क का साथ देती है और कहती है कि ये सही कह रहा है, वो लोग और प्लेन्स जरूर भेजेंगे। मॉर्क कहता है कि अगर निशाना चूका तो उन्हें हमारी पोजीशन का पता चल जाएगा।
और नहीं चूका तब भी पता चल जाएगा। कप्तान कहते हैं कि हम चुपचाप नहीं बैठ सकते, अगर उन्होंने हम पर बम गिराया तो सब के सब मारे जाएंगे। मॉर्क कहता है कि लेकिन अभी उन्होंने हमें देखा नहीं है, इसीलिए जोहान तुम तोप मत चलाना। लेकिन कप्तान किसी की नहीं सुनता। वह कहता है कि जैसे ही प्लेन दिखे तो चला दो। अब प्लेन बिल्कुल उनके नजदीक आ चुका था और लॉर्स उल्टी गिनती शुरू कर देता है और जैसे ही प्लेन उनके ऊपर से गुजरता है तो जोहान तोप नहीं चलाता और ना ही वह जर्मन प्लेन उन पर हमला करता है। यानी कि मार्क सही कह रहा था, जर्मन्स ने उन्हें नहीं देखा था। अगर वो उन्हें देख लेते तो यहाँ कई और प्लेन्स भी होते। अब सभी लोगों की जान में जान आती है, लेकिन कैप्टन अपने लिए गए फैसले और जिद को लेकर शर्मिंदा थे। वहीं एरिक बताता है कि इंजन तैयार है, अब हम पूरी रफ्तार से जा सकते हैं। फिर मॉर्क कैप्टन से मिलने उनके केबिन में जाता है। वो उसके लिए गए फैसले की सराहना करते हैं। तभी मार्क उस तस्वीर के बारे में पूछता है जो केबिन में लगी हुई थी। कैप्टन बताते हैं कि मैं बचपन से ही अनाथ था और जहाज के लोग ही मेरा परिवार थे। मैं 5 बार अटलांटिक ओशियन को पार कर चुका हूँ। मैं हमेशा सोचता था कि जहाज पर डिसीजन एक ही आदमी लेगा, नहीं तो अराजकता फैलेगी, लेकिन मैं गलत था। इसीलिए जहाज की कमान अब तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद मॉर्क डेक पर आ जाता है और रेगनहिल्ड से पूछता है कि तुम आखिरी बार घर कब गई थी। वह बताती है कि आज से 4 साल पहले। मॉर्क कहता है कि मैं भी 1.5 साल से घर नहीं गया हूँ, लेकिन मैंने अपना इरादा बदल लिया है। अब हम लोग वापस न जाकर रूस जाएंगे और हथियार पहुंचाकर उन लोगों की मदद करेंगे। जिसके बाद जहाज रूस की तरफ रवाना हो जाता है। फिर मूवी के एंड में बताया जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसी रास्ते से 78 जहाजों को रूस भेजा गया था, जिनमें 4 मिलियन टन युद्ध सामग्री भेजी गई थी और 1943 की सर्दियों में रूस ने स्टालिनग्राड को जीत लिया था। इस जीत में सबसे बड़ा योगदान उन 30,000 नॉर्वेजियंस का था जिन्होंने मर्चेंट नेवी के इस मिशन में हिस्सा लिया था। लेकिन उनमें से 4,000 लोग कभी भी अपने घर वापस नहीं लौटे और इसी के साथ ये सच्ची कहानी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी दी आर्कटिक कॉनवे मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।